आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत एक लीडिंग केस के बारे में जानेंगे जो केदारनाथ भट्टाचार्य बनाम गौरी मोहम्मद के नाम से है। इस वाद में जो संविदा है उसका निर्माण और प्रतिफल क्या होता है उसके विषय में बताया गया था। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल आइला टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं केदारनाथ भट्टाचार्य जी बनाम गौरी मोहम्मद की। इसमें जो माननीय न्यायाधीश थे, जो कोरम बना था, वो सर डब्ल्यू कामर पैथेरम नाइट जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे और जो न्यायमूर्ति थे बेवरली वो भी इस कोरम के सम्मिलित थे। अब हम फैक्ट ऑफ द केस की बात करें, वाद के तथ्य की बात करें तो वादी जो था केदारनाथ भट्टाचार्य वो हावड़ा का नगर आयुक्त था। साथ ही वो हावड़ा टाउन हॉल फंड जो बना था उसके ट्रस्टियों में से एक है। वह हावड़ा में एक टाउन हॉल बनाना चाहता था बशर्ते इसके लिए आवश्यक धन जुटाया जा सके। तो हमारे इस केस का वादी जो है केदारनाथ भट्टाचार्य वो कौन था? हावड़ा का नगर आयुक्त था, यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर था। और साथ ही साथ वो क्या था? हावड़ा टाउन हॉल फंड के जो न्यासी थे, ट्रस्टी थे, उनमें से एक ट्रस्टी ये भी था। और वो क्या चाहता था कि एक टाउन हॉल बनाया जाए, लेकिन कब बनाया जाए? जब उसके लिए धन इकट्ठा कर लिया जाए। उसने सबसे पहले ये पता लगाने का प्रयास किया कि कितने लोग इस टाउन हॉल को बनाने में दिलचस्पी ले सकते हैं और जो पैसा देने के लिए तैयार हो। कुछ लोग पैसा देने के लिए तैयार हो गए। जब पैसा देने वालों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंचा, तब उसने बिल्डिंग बनाने के लिए एक ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें बिल्डिंग की योजनाएं प्रस्तुत की गई और योजनाओं को पारित कर दिया गया। ठेकेदार को भवन का नक्शा दिया गया जिसे स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सदस्य सूची में वृद्धि हुई, वैसे ही योजनाओं में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई। आयुक्तों द्वारा जिस लागत पर सहमति व्यक्त की गई थी वह लागत थी 26,000 रुपये, लेकिन अब लागत बढ़कर कितनी हो गई? 40,000 रुपये पहुँच गई थी। भले ही आयुक्तों और ठेकेदारों के बीच जो अनुबंध की शर्तें थी उसमें भिन्नता आ गई थी, फिर भी आयुक्त पूरे 40,000 रुपये के लिए ठेकेदार के प्रति उत्तरदायी था। क्यों? क्योंकि भवन के लिए योजनाओं में इस तरह की वृद्धि जो की गई थी वह आयुक्तों के अधिकार से ही की गई थी। और इसका मतलब ये था कि आयुक्त जो थे वो जो टाउनशिप बन रही थी उसमें परिवर्तनों को वो स्वीकार कर चुके थे। वो उनको पता था कि इसमें ये परिवर्तन करना है और परिवर्तन करना है तो लागत भी ज़्यादा लगेगी, और उन्होंने इन परिवर्तनों को स्वीकार भी किया था और अनुमोदित भी किया था। प्रतिवादी जो था गौरी मोहम्मद, उसने भी टाउन हॉल भवन के निर्माण के लिए 100 रुपये देने के लिए चंदा दिया, चंदा देने की बात कही और चंदा देने की बात करके उसने रसीद कटवा दी, लेकिन पेमेंट नहीं दिया। बाद में आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आयुक्तों ने प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया। इस्माइल कोर्ट न्यायालय में उठाया गया मुद्दा ये था कि क्या वादी और बाकी आयुक्त जो पहले से ही इमारत के निर्माण की लागत के लिए अनुबंध के तहत ठेकेदार के लिए उत्तरदायी हैं, प्रतिवादी पर उस राशि की वसूली के लिए मुकदमा चला सकते हैं जो प्रतिवादी गौरी मोहम्मद ने सदस्यता ली थी। प्रारंभ में प्रतिवादी पर राशि वसूली के लिए हावड़ा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में मुकदमा दायर किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 30 के तहत न्यायालय के जो रजिस्ट्रार था उसने वादी के मुकदमों को चलाने की शक्ति प्रदान कर दी थी। यहाँ उन्होंने तर्क दिया कि वादी को प्रतिवादी पर मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं था। कहाँ पर? इस्माइल कोर्ट में। यानी ये मामला जो है सबसे पहले कहाँ गया?
जो नीचे की वहाँ की कोर्ट थी वहाँ गया। अब वहाँ पे जो मुकदमा चलाने के लिए जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने तो अनुमति दे दी थी कि आप ये मुकदमा चला सकते हो। अब जब मुकदमा कोर्ट में गया तो वहाँ उनको ये कहा गया कि आपको अब मुकदमा चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस बालकाज कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि रजिस्ट्रार के पास मुकदमा करने की अनुमति देने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है। साथ में ये भी कहा गया कि टाउन हॉल ट्रस्टी की संपत्ति की श्रेणी में आता है। जो टाउन हॉल है वो किसकी संपत्ति में आता है? ट्रस्टी की। ये अभी निर्धारित किया गया कि वादी द्वारा लाया गया वाद गलत था। प्रतिवादी के पास उस राशि का भुगतान करने के लिए विधिक दृष्टि से कोई दायित्व नहीं था जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था। न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। अब उसके बाद वादी जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा लाया। अब न्यायालय में उठाया गया मुद्दा क्या था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे। पहला, वादी द्वारा लाया गया वाद कानूनी रूप से अनुरक्षणीय है या नहीं, यानी विधिक रूप से कोर्ट में केस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं और सदस्यता के लिए उस राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसे वह भुगतान करने में विफल रहा। पीठ का विचार है कि भले ही तथ्य ये है कि वादी एक नगर आयुक्त है या हावड़ा टाउन हॉल फंड के ट्रस्टियों में से एक है, अब इसको ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन 1908 का जो हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके प्रावधानों के अनुसार ये निश्चित है कि वह अपनी ओर से और उन लोगों की ओर से वाद लाया जा सकता है जो उसके साथ साझा हित साझा करते हैं। यानी जब उच्च न्यायालय में केस पहुंचा तो केस ने कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, ये तथ्य ठीक है कि वादी नगर आयुक्त है, हावड़ा टाउन फ्रंट के ट्रस्टियों में से वो एक है। इन सब चीज़ों को तो उन्होंने एक्सेप्ट ही किया, पर साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके अंतर्गत जो केस है वो ये व्यक्ति लगा सकता है, क्योंकि सारे ट्रस्टियों का एक साझा हित है, सब भी लगा सकते हैं और कोई एक व्यक्ति भी इस केस को लगा सकता है। यहाँ एक प्रश्न जो उठाया गया था वो ये था कि क्या वादी द्वारा लाया गया मुकदमा उन सभी व्यक्तियों द्वारा बनाए रखा जा सकता है जो पहले से ही ठेकेदार के प्रति उत्तरदायी थे। न्यायालय द्वारा ये सहमति व्यक्त की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के दान की सदस्यता के लिए अपना नाम नीचे रखता है तो निश्चित रूप से उस राशि को वसूलने का हकदार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दान स्वरूप कोई चीज़ देता है कि मैं दान के रूप में इतना अमाउंट यहाँ दे रहा हूँ, तो आप उसको वसूल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में क्या था? इस मामले में तो ये था कि उसको पता था कि वो पैसा किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए दे रहा है, तो न्यायालय ने यहाँ सहमति व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के दान की सदस्यता के लिए अपना नाम नीचे रखता है तो निश्चित रूप से वह उस राशि को वसूलने का हकदार नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिफल मौजूद नहीं होता है। लेकिन जो मामला अभी सामने आया है वो दान के मामले से अलग है। न्यायालय के अनुसार वह ऐसा कर सकता था। वादी की ट्रस्टी या नगर आयुक्त होने के संदर्भ के बिना वह सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वह स्वयं को और दूसरी की ओर से यानी कि और बाकी जो कमिश्नर थे या जो ट्रस्टी थे उनकी ओर से वो कार्रवाई करने का अधिकार रखता था। यदि कार्रवाई सभी की ओर से की जाए तो उसे रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ये मामले में किसी भी तकनीकी दोष नहीं होगा। यानी कुल मिला के उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार कर दिया। इस वाद में क्या निर्णय दिया गया? तो इस वाद में लोगों से एक निश्चित कार्य के लिए पैसे देने के लिए कहा गया। सदस्यों ने ये जानते हुए कि पैसे का क्या उपयोग होने वाला है, स्वेच्छा से ठेकेदार को इस कार्य के लिए पैसे देना स्वीकार किया था।
तो क्या दोनों पक्षों के बीच एक वैध संविदा का निर्माण हुआ है? तो न्यायालय ने इसका उत्तर हाँ में दिया। न्यायालय के अनुसार ये कहना सही नहीं है कि संविदा में प्रतिफल नहीं था, क्योंकि जो बिल्डिंग बनने वाला था वही इस वाद में प्रतिफल था। यानी न्यायालय ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रतिवादी से 100 रुपये वसूल करने का अधिकार वादी को दिया, क्योंकि प्रतिवादी की ओर से कहा गया था कि वो दान के रूप में पैसा दे रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का होना ज़रूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, क्योंकि प्रतिफल नहीं बनता इसका। पर न्यायालय ने क्या कहा कि इसका प्रतिफल बनता है। और प्रतिफल क्या है? उस बिल्डिंग का बनना, क्योंकि वादी ये जानता था कि वो पैसा किस लिए दे रहा है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो चंदे के रूप में पैसा दे रहा है। तो प्रतिफल निश्चित था कि उसका पैसे के बदले में क्या हो रहा है, उसके पैसे के बदले में वो भवन बन रहा है। अब इस निर्णय का औचित्य क्या था? ये निर्णय सर डब्ल्यू कॉमन पैथेरस नाइट, मुख्य न्यायाधीश और श्री न्यायमूर्ति बेवरली द्वारा दिया गया था। पीठ की राय ये थी कि सामान्य परिदृश्य में यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए सदस्यता पर अपना नाम डालता है तो उसे प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए इतनी राशि वसूली योग्य नहीं रहती है। लेकिन इस केस में क्या था? इस केस में जो पैसे देकर सदस्यता दी गई थी वो अच्छी तरह से जानते थे कि पैसा किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वे इस तथ्य से भी परिचित थे कि उनकी सदस्यता के कारण वादी को अन्य आयुक्तों ने एक अनुबंध किया था, और इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का विचार था कि इस प्रकार गठित किए गए अनुबंध की जो प्रकृति है वो लीगल है, वैध है, और अनुबंध के लिए प्रतिफल एक अच्छा प्रतिफल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी गोरी मोहम्मद भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसने इस अनुबंध में किया गया वादा पूरी तरह से उसके लाभ के लिए ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिवादी के पास मूल रूप से किए गए वादे की जिम्मेदारी है और वह अनुबंध शुरू होने के बाद उसे वापस नहीं ले सकता है। इस मामले में यह भी देखा गया कि वादी द्वारा लाया गया जो वाद है वो निश्चित रूप से कानूनी रूप से पोषणीय है, यानी कि न्यायालय में इस वाद को लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। इस बात को अगर आप और अधिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आइला टॉक्स ब्लॉग की लिंक दे दूंगी, उसको क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से पूरे बात को। मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।